हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। पिछले सेशन में हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड ग्राफ वगैरह सारी चीजें देख ली थी और उसका डोमेन और रेंज और ये समझ लिया था कि ग्राफ के अकॉर्डिंग वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग क्या चीज को शो करेगा। ठीक है, चलो अब मैं एक टेबल में सारी चीजों को अच्छे से लिख देता हूँ। तो लेट सपोज करो ये हमारा एक फंक्शन का कॉलम बना देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ डोमेन। ठीक है, और यहां पर मैं बोल देता हूं रेंज। ठीक है, अब मैं तुम्हें यहां पर रेंज को दिमाग में रखने का तरीका बताता हूं कि कैसे दिमाग में रेंज को रखोगे। डोमेन ऑलरेडी तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि तुमने नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है ना वो 11th क्लास में पढ़ रखा है। ठीक है, जो सबसे पहले मैं बात करूंगा साइन इनवर्स एक्स का, फिर कॉस इनवर्स एक्स का, फिर टैन इनवर्स एक्स, फिर कॉट इनवर्स एक्स, फिर कोसेक इनवर्स एक्स और फिर हम करेंगे सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, चलो साइन इनवर्स एक्स का जो देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में बार बार एक ही चीज बोलूंगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डोमेन होता है वो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का रेंज होता है। ठीक है, या फिर नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज होगा ना वो यहां पर डोमेन का काम करेगा। ठीक है, तो उधर का तुम्हें रेंज पता होना बहुत जरूरी है। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन अगर लिखना है तो तुम साइन एक्स का रेंज खोजो। साइन एक्स का रेंज क्या होता है? -1 से 1, तो ये वहां पर डोमेन का काम कर जाएगा। कॉस एक्स का रेंज क्या होता है? -1 से 1। tan x का रेंज क्या होता है? -इंफिनिटी से इंफिनिटी। बट यहां पर डोमेन के रूप में लिखना है तो हम उसको क्या लिखेंगे? ऑल रियल नंबर। कॉट इनवर्स x का रेंज मतलब नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का रेंज क्या होता है? और -इंफिनिटी से इंफिनिटी। तो यहां पर अगर मुझे उसको डोमेन में लिखना है तो ऑल रियल नंबर। कोसेक इनवर्स x का डोमेन लिखना है तो तुम कोसेक इनवर्स x का कोसेक x का तुम रेंज को देखो। कोसेक x का रेंज जो होगा वो यहां पर डोमेन का काम करेगा, मतलब -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। आई बात समझ में? और सेम वही चीज नीचे में भी होगा, -इंफिनिटी से -1, -इंफिनिटी पे छोटा ब्रैकेट, यूनियन 1 से इंफिनिटी। डोमेन लिखना सबको को समझ में आया? डोमेन लिखना सबको को समझ में आया? यस सर। और बाकी लोग, खुशबू, खुशी, आयुष? यस सर, आ गया। डोमेन लिखना बहुत आसान है। डोमेन का तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम डोमेन आराम से लिख सकते हो तुम लोग, क्योंकि तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज अच्छे से समझ रखा है। तो जो वहां पर रेंज होता है वो यहां पर डोमेन का काम करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। रेंज को देखो, मैं तुम्हें लिखना सिखाता हूं। तुम सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का रेंज आराम से लिख दो। साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा? -π/2 से π/2। ठीक है, ऑब्वियसली 1 रख दो, -1। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज को लिखने के लिए थोड़ा सा सावधानी बरतना होता है। ऐसा नहीं होता कि -0 और 0 हो जाता, नहीं। 1 अगर तुम रखोगे तो वो 0 शो करता है, लेकिन -1 अगर तुम रखोगे तो वो पाई को शो करता है। बस ये दोनों अगर तुम्हें रेंज में पता है तो तुम बाकी सारे रेंज को आंख बंद करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस ये दोनों इनवर्स का रेंज तुमको पता है तो बाकी सारी चीजें तुम आराम से लिख सकते हो। कैसे? देखो, tan इनवर्स x। अब एक बात बताओ, इनवर्स भूल जाओ। tan x जब तुम लिखते हो तो न्यूमरेटर में कौन आता है? साइन आता है ना। तो tan इनवर्स x का जो रेंज होगा वो किसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए? साइन इनवर्स के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। बस ऐसा सोचो। बस ये तरीका है उस चीज को दिमाग में रखने का। ये कोई फुल प्रूफ चीज मैं नहीं बोल रहा हूं। तुम उस सारी चीजों को कैसे एक जगह पर दिमाग में रखोगे आसानी से बिना दिमाग में लोड लिए हुए, वही एक तरीका है, ध्यान रखना प्लीज। ठीक है, तो tan इनवर्स x में सर tan में ना साइन ऊपर में आता है, तो मतलब tan इनवर्स x जो है ना वो साइन इनवर्स x के हिसाब से चलेगा। तो साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है? -π/2 से π/2। तो लिख दीजिए सर। ठीक है, लेकिन सर
π/2 पर तो tan डिफाइन ही नहीं होता, तो लीजिए ऐसे छोटा ब्रैकेट कर दो, तुम खुद ही अपने आप में एनालाइज करने लगोगे कि ये सारी चीजें तुम्हें धीरे धीरे खुद ही समझ में आने लग जाएंगी। तुम्हें उतना बस ये तरीके समझ लो कि कैसे वहां तक पहुंचते हैं। अब cot इनवर्स x का रेंज लिखना, तो cot x में किसके हिसाब से वो चलेगा, cos इनवर्स के हिसाब से चलेगा। तो cos इनवर्स x का रेंज क्या है, 0 से पाई, और दोनों पर छोटा ब्रैकेट। ये दोनों समझ में आया सबको, बोलो तो कैसे लिखोगे, गया दिमाग में जल्दी? यस सर। ठीक है, आराम से, कोई टेंशन वाली चीज नहीं है, एकदम आराम से कर सकते हैं। अब देखो कोसेक इनवर्स एक्स, अब तुम ही बताओ कोसेक इनवर्स एक्स किसके हिसाब से चलना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स के हिसाब से। बस यहां पर क्या होता है कि साइन इनवर्स एक्स के रेंज को बीच में ब्रेक कर देते हैं, एकदम मिडिल पे ब्रेक कर देते हैं, एकदम मिडिल पे। ठीक है, तो -π/2 से 0, ठीक है, 0 पर छोटा ब्रैकेट और -π/2 पर यहां पर बिग ब्रैकेट ही होता है, यूनियन 0 से π/2। ठीक है, मैंने साइन इनवर्स एक्स के रेंज को मिडिल पे ब्रेक कर दिया। सेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा, अब तुम लोग बताओ। 0 से पाई को हम मिडिल पे ब्रेक करना चाहते हैं, तो मिडिल पे कौन आएगा, π/2 आएगा। तो हम इसको लिखेंगे 0 से π/2 छोटा ब्रैकेट यूनियन π/2 से पाई। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द रेंज, रेंज को याद रखना बहुत आसान है। समझ में आया ये चीज, बोलो जल्दी बोलो, आया क्या? कम ऑन। यस सर, एक बार रेंज को फिर से रिकॉल कर दीजिए ना, रिपीट कर दीजिए। साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का रेंज को तुम याद रखो, तुमको फायदा रहेगा। याद क्या रखना है यार, साइन इनवर्स एक्स का रेंज तो तुम एक्स का वैल्यू डाल दो तो तुरंत आ जाता है, कॉस इनवर्स एक्स में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, 0 और पाई। tan इनवर्स एक्स के लिए साइन इनवर्स एक्स के अकॉर्डिंग चलेगा, क्योंकि tan में ना साइन न्यूमरेटर में होता है। ठीक है, तो tan इनवर्स एक्स का जो रेंज होगा वो साइन के अकॉर्डिंग चलेगा, साइन इनवर्स के अकॉर्डिंग, और वो होगा सेम वही चीज, बस π/2 और -π/2 पर स्मॉल ब्रैकेट हो जाएगा। cot इनवर्स x का जो रेंज होगा वो cos इनवर्स x के अकॉर्डिंग चलेगा, और 0 से पाई रहेगा, लेकिन दोनों पर स्मॉल ब्रैकेट आ जाएगा। रही बात कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स x को लिखने की, तो दोनों का रेंज अपने अपने रेसिप्रोकल के हिसाब से चलेगा, लेकिन एक मिडिल पार्ट पे वो ब्रेक हो जाता है। इट्स वेरी इजी है। साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का रेंज लिख दो, tan इनवर्स और cot इनवर्स x का रेंज क्या होगा, एकदम वैसा ही होगा, बस ब्रैकेट जो बिग ब्रैकेट होता है वो स्मॉल ब्रैकेट हो जाएगा। कोसेक इनवर्स x और सेक इनवर्स x का रेंज वही होगा, लेकिन बीच में ब्रेक कर दो, बस। समझ में आया, समझ में आया? यस सर। तो इसको तुम्हें रिमेंबर करना है, टू बी रिमेंबर। ठीक है, इसको तुम्हें याद करना है, इसको तुम्हें कैसे भी करके याद करना ही होगा। डोमेन में तुम्हें टेंशन नहीं दे रहा हूं, डोमेन तुम्हें याद हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज पता है, बट यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज पता करना बहुत ज्यादा समझ के रहो, क्योंकि अगर तुम चित्र वगैरह से दोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इट विल बी बेटर कि तुम समझ के रखोगे कि कैसे लिखते हैं, तो तुमको बहुत फायदा होगा। ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह मैं अगले सेशन में करूंगा, अभी कुछ और प्रॉपर्टीज का मैं बात करता हूं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज आईटीएफ का देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ, आईटीएफ की कुछ प्रॉपर्टीज को देखो। सबसे पहला प्रॉपर्टी का सेट जो आता है, अब ये सब पे हम क्वेश्चन भी करेंगे अगले सेशन में, बट पहले आज मैं बता दे रहा हूं सारे प्रॉपर्टीज को लेके। तो प्रॉपर्टी 1 में जो सबसे पहला होता है, देखो इस तरह का, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, ये होता है थीटा के बराबर, लेकिन ऐसे ही नहीं हो जाता, इसके लिए भी कुछ कंडीशन होता है कि थीटा जो होना चाहिए वो तुम्हारा -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, मतलब वो जो रेंज था ना उसी में होना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यूज में होना चाहिए, तभी होगा। अगर मान लो किसी ने बोला साइन इनवर्स ऑफ साइन 120 डिग्री, तब तुम नहीं बोल दोगे कि 120 डिग्री होगा, नहीं नहीं नहीं, एकदम नहीं। साइन इनवर्स ऑफ साइन 120 डिग्री
कभी भी 120 डिग्री के बराबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि यार वो 120 डिग्री माइनस 90 और 90 के बीच में थोड़ी ना आ रहा है, वो तो 90 को पार कर जा रहा है। तो तुम्हें ये चीज ध्यान रखना है कि ये थीटा के बराबर ये दोनों कट जाएगा, लेकिन कब कटेगा? जब अंदर वाला एंगल तुम्हारा प्रिंसिपल रेंज में होगा। अच्छा एक बात और, ये जो रेंज तुमने यहां लिखा था इसको और एक नाम से जाना जाता है, दैट इज प्रिंसिपल रेंज। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज प्रिंसिपल रेंज। ओके, इसका बात ध्यान रखना, प्रिंसिपल रेंज भी बोलते हैं इसको। ओके, तो चलो अब इसी तरह से सारी का सारा प्रॉपर्टी एकदम सेम है। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, ये भी थीटा के बराबर हो जाएगा, लेकिन थीटा को क्या होना पड़ेगा? 0 से पाई के बीच में, उसका प्रिंसिपल रेंज में। ठीक है, ओके। थर्ड वन, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, ये भी थीटा के बराबर हो जाएगा, लेकिन थीटा को कहां होना पड़ेगा? -π/2 से π/2 के इंटरवल में, मतलब उसके प्रिंसिपल रेंज में। फोर्थ नंबर है कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा, ये भी थीटा के बराबर हो जाएगा, लेकिन थीटा को कहां से कहां होना पड़ेगा? उसके प्रिंसिपल रेंज में, 0 से पाई। अच्छा, फिफ्थ नंबर में कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू थीटा, यहां पर भी थीटा को कहां से कहां होना पड़ेगा? -π/2 से 0 के बीच में, यूनियन 0 से π/2 के बीच में। तो इससे ना तुम्हारा रेंज भी रिपीट हो रहा है, एक बार रिवाइज हो जाएगा रेंज। ठीक है, और सिक्स्थ नंबर है सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा, ये भी थीटा के बराबर होगा। कब? जब थीटा तुम्हारा 0 से π/2 यूनियन π/2 से पाई के बीच में। अब तुम बोलोगे सर एकदम समझ में नहीं आया, इसका कुछ एग्जाम्पल देंगे ताकि हमें ये पता चले कि आखिर थीटा का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है थीटा को वहीं पर रहना, क्यों जरूरी है। ठीक है, क्योंकि देखो यार, ऐसा इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ये जो बाहर में साइन इनवर्स लगा हुआ है ना, देखो कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक बात का ध्यान रखना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है ना, वो हमेशा तुमको क्या देगा? एंगल का वैल्यू देगा, एंगल देगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या प्रोवाइड करेगा? एंगल प्रोवाइड करेगा। तो अभी साइन इनवर्स अंदर में मान लो साइन थीटा, ठीक है, ये दोनों हमने काट दिया। ठीक है, तो अभी साइन इनवर्स जो होता है उसका रेंज -π/2 से π/2 के बाहर तो जा ही नहीं सकता। तो दैट इज द रीजन कि हम लोग अंदर वाले को थीटा को उसके बीच में रखने का कोशिश करते हैं, तभी वो दोनों कट पाएगा, अदरवाइज नहीं कट पाएगा। ठीक है, एग्जांपल मैं देता हूं तुम्हें, रुक जाओ। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने तुम्हें बोला कि साइन इनवर्स, अभी आप बोलो सर, अभी आप जो बोले ना, इसके पहले जो लाइन बोले थे वो एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना। मैंने ये बोला कि देखो कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चाहे अंदर में कुछ भी लगा रहे, कुछ भी लगा रहे, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ अंदर में कुछ भी रहे, साइन थीटा, शिवम, सौरभ, कुछ भी रहे, हमेशा इनवर्स फंक्शन तुमको क्या देगा? एक एंगल का वैल्यू देगा। और हमेशा इनवर्स फंक्शन अगर एंगल का वैल्यू देगा तो उसको प्रिंसिपल रेंज में ही आना होगा, अदरवाइज वो फिर वैलिड नहीं रहेगा। तो मैंने ये बोला कि अगर तुम्हें ये साइन इनवर्स साइन थीटा को, साइन इनवर्स और साइन को काटना है, एक्चुअली देखो क्या होता है कि ये दोनों चीजें मन में कट जाती है और आंसर थीटा आता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। वो थीटा सिर्फ और सिर्फ तभी आएगा जब तुम्हारा थीटा कहां होना चाहिए? -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल। मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, जैसे देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन π/4, इसको अभी बताओ क्या मैं डायरेक्टली ये दोनों को काट के π/4 लिख सकता हूं क्या? जल्दी बोलो तो पहले। तो उसके लिए चेक करो, सर π/4 मेरा
इस -π/2 से π/2 के बीच में आता। अच्छा समझ रहे हो, -π/2 से π/2 का मतलब क्या होता है? -π/2 मतलब ये वाला, π/2 मतलब ये वाला, मतलब इस इंटरवल में आना चाहिए। तो देखो तो यार, क्या अंदर में जो एंगल है वो मेरा इस इंटरवल के बीच में कहीं ना कहीं आ रहा है क्या? बोलो तो जल्दी, जल्दी बोलो। यस सर। आ रहा है। π/4 तो यार यहीं पर होता है ना, यहीं पर तो हो जाता है π/4। ये तो देखो π/4, तो यस यहां पर हम π/4 लगा सकते हैं, सीधा काट सकते हैं। समझ में आया? एक और दिखाता हूं मैं तुम्हें। cos इनवर्स ऑफ cos π/4, ये कटेगा क्या? डेफिनेटली कट जाएगा, क्योंकि 0 से पाई होना चाहिए। cos इनवर्स वाला पार्ट को कटने के लिए 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, और ये डेफिनेटली 0 से पाई के बीच में ही है। आया बात समझ में? आ रहा है बात समझ में? बोलो जल्दी, अरे बोलो। हेलो। यस सर। एक और चीज दिखाता हूं। ये तो चलो सर, दोनों तो आपने जानबूझ के ऐसा एग्जांपल लिया ना जहां पर वो दोनों एंगल्स उस प्रिंसिपल रेंज में आ रहे थे। अब एक एग्जांपल ऐसा लो सर आप, जिसमें हमें आप ये दिखाओ कि अगर वो थीटा प्रिंसिपल रेंज में नहीं आता है तब क्या करें। तो जैसे 60 इंटू 2 π/3। जरा चेक करो तो 2π/3 क्या साइन इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज में आता है क्या? जरा चेक करो तो। सर साइन इनवर्स x का प्रिंसिपल रेंज यहां से यहां तक ही है, बस इतना ही उसका औकात है। लेकिन आपने यहां पर 2π/3 दे दिया। 2π/3 मतलब कितना डिग्री? कितना डिग्री? अरे कितना डिग्री? 2π/3 का मतलब कितना डिग्री? खुशी, 2π/3 मतलब कितना डिग्री? 120 डिग्री सर। 120 डिग्री। पहले बोलना था ना यार, इतना देर से मैं बोल रहा हूं। और बाकी लोग 2π/3 का भी वैल्यू तुम्हें नहीं पता है। कैसे वैल्यूज निकालते हैं? 2π/3, 5π/3, 7π/3, 7π/4, 5π/4, ये सब नहीं पता है। टू π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री। तो लो सर, ये तो गजब हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया ना सब सर। आपने बोला कि अंदर वाले एंगल को उस प्रिंसिपल रेंज में ही रखना है, ठीक है, मान लिया मैंने ये बात। लेकिन सर यहां तो प्रिंसिपल रेंज के बाहर आ गया, तो क्या हम इसको 2π/3 लिख सकते हैं क्या? इसका आंसर पहले ये बताओ, क्या हम इसका आंसर 2π/3 लिख सकते हैं क्या? पहले जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। इसका आंसर 2π/3 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये दोनों को काट करके अगर तुमको ये एंगल लिखना है तो ये एंगल को डेफिनेटली उस प्रिंसिपल रेंज के अंदर होना चाहिए, उस प्रिंसिपल रेंज के अंदर होना चाहिए। बट ये प्रिंसिपल रेंज के बाहर है, इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर अब क्या तिकड़म लगाएं सर? तो देखो, साइन इनवर्स ऑफ साइन इस 2, अभी देखो साइन है ना, हमें साइन बरकरार रखना, तो इस 2π/3 को हम लिखेंगे 2π माइनस कितना लिख दे यार, 2π/3 अगर हमें चाहिए तो 2π माइनस कितना हो गया बोलो, या फिर 2π ही क्यों यार, पाई कर दो ना, उतना लंबा क्यों जाते हैं। पाई माइनस π/3 लो हो गया, पाई माइनस π/3। अंदर वाला जो 2π/3 है उसको मैंने लिखा पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3, ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस π/3 क्या होता है? अगेन वो क्या होता है? साइन π/3। देखो सर, देखो अब अच्छा लग रहा है सर। अब ये जो एंगल है ना, अब ये एंगल
मेरा प्रिंसिपल रेंज के अंदर आ गया। अब ये एंगल प्रिंसिपल रेंज के अंदर आ गया तो हम इन दोनों को मन में काट करके इसका आंसर π/3 बोलेंगे। आया बात समझ में? आया बात समझ में? बोलो, आया क्या? बोलो जल्दी जल्दी बताओ। Yes, sir. तो इस तरह से करते हैं। अगर मान लो तुम्हें कोई और एंगल दे दिया जाए, जैसे एक और एग्जांपल मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, देखो तुम मुझे सोच के बताना, cos इनवर्स ऑफ cos 3π/4 बताओ तो इसका वैल्यू कितना होगा? तुरंत cos इनवर्स x का प्रिंसिपल रेंज को सोचो। cos इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज क्या होता है? वो होता है 0 से π। बताओ तो यार, क्या ये जो 3π/4 है, अच्छा 0 से π कहां से कहां होगा? ये वाला पार्ट, दिस वन इज 0 से π। क्या 3π/4 इस इंटरवल में है क्या? जरा चेक करो तो। अब यही तुम्हें अगर नहीं पता होगा तो फिर नहीं कर पाओगे। 3π/4 कितना डिग्री होता है? 3π/4 135 डिग्री। 135 डिग्री। और 135 डिग्री तो डेफिनेटली सर इसके बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा, ऑब्वियसली। तो इसमें हम कोई तिगड़म नहीं लगाएंगे सर, इसमें बस आराम से काम कीजिए, आंसर सीधा सीधी 3π/4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? बोलो। अच्छा, एक और बात सर, अगर मान लीजिए cos इनवर्स ऑफ cos -π/4 दे दिया, तब क्या करोगे? cos इनवर्स ऑफ cos -π/4 दे दिया, तब क्या करोगे? तो तुम बोलोगे सर कोई टेंशन नहीं है ना, भले ही -π/4 इधर मौजूद है फोर्थ क्वाड्रेंट में, हमें प्रिंसिपल रेंज यहां पर है, तो भी क्या दिक्कत है? cos इनवर्स ऑफ, एक बात बताओ बेटा, cos ऑफ -θ क्या होता है? कुछ फर्क पड़ता है उस पे? कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो इसको तुम ऐसे ही लिख दो। अब तो ये आ गया ना प्रिंसिपल रेंज में, अब इसको आराम से काट के π/4 बोल सकते हो। समझ में आया? बोलो जल्दी, आया बात समझ में? जल्दी बोलो, अरे बोलो, बोलते ही नहीं हो यार। Yes, sir. ऐसे कैसे चलेगा? अभी टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो। अभी मैं तुम्हें इस पर, ये जो प्रॉपर्टी 1 है ना, प्रॉपर्टी 1, इस पे मैं तुम्हें 40 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तुम्हें मैं इसके अलावा, अगर तुम्हें ये पाई वाला कन्वर्जन में प्रॉब्लम होता है ना, कि पाई को कैसे कन्वर्ट करें, ये सब चीज, उसके अपार्ट जाकर के भी मेरे पास एक टेक्निक है। वो टेक्निक मैं तुम्हें कब सिखाऊंगा? जब क्वेश्चन मैं सिखाऊंगा तब। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये भी टेक्निक को समझो, क्योंकि इस टेक्निक के हेल्प से तुम प्रिंसिपल रेंज को दिमाग में रख पाओगे। प्रिंसिपल रेंज को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। अगर वो तुम्हारे दिमाग में नहीं आया तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी, इस पर क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन मत लो। अगले क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस ही होगा और लगभग 100 क्वेश्चंस हो जाएगा, क्योंकि इससे एक बार अगर मैंने तुम्हें चीजें समझा दी, फिर उसके बाद तुम धड़ाधड़ क्वेश्चंस कर लोगे। जहां जरूरत पड़ेगा मेरा, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा वहां पर। चलो अगला प्रॉपर्टी देख लो, प्रॉपर्टी 2। इसमें पहला है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अभी ऊपर वाले में क्या था? साइन इनवर्स बाहर था, यहां पर क्या है? साइन बाहर है। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये x के बराबर होगा कब? जब x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा। यहां पर डोमेन का बात हो रहा है, ठीक है। ये उसके बाद होता है cos ऑफ cos इनवर्स x, ये x के बराबर होगा कब? जब x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा। थर्ड नंबर, tan ऑफ tan इनवर्स x, ये भी x के बराबर होगा, लेकिन कब होगा? जब x का वैल्यू तुम्हारा ऑल रियल नंबर्स होता है। उसके बाद फोर्थ नंबर, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x, ये भी x के बराबर होगा कब? जब x का वैल्यू तुम्हारा -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी में रहेगा। इसका एक ग्राफ भी होता है, मैं वो ग्राफ को अगले क्लास में तुम्हें बताऊंगा। ये खास करके जरूरी होता है
साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ को समझना, ऐसे 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 रहता है, मतलब वी शेप का चलता चला जाता, अलग अलग तरह का ग्राफ रहता है, ठीक है। तो वो मैं ग्राफ तुम्हें 4 ग्राफ बता दूंगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का, टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स का और कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स का। वो ग्राफ जरूर दिमाग में रखना, क्योंकि जेईई मेंस में उस ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। एक्चुअली वो ग्राफ कब काम आता है ना, क्या होगा सर, जब हमारा अंदर में जो x का वैल्यू है वो -1 और 1 को पार कर जाएगा। जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स x है ना, उसमें x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही होना चाहिए ना। लेकिन क्या होगा सर, अगर जब वो वैल्यू पार कर जाए तब क्या होगा? जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स 10 बोल देगा, तब क्या करेंगे? साइन ऑफ साइन इनवर्स 15 बोल देगा, तब क्या करेंगे? तो उन सभी चीजों के लिए वो ग्राफ काम आता है। वो ग्राफ मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हें बता दूंगा, अभी फिलहाल ये सब लिख लो। उसके बाद है सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये कब होता है? जब एक्स तुम्हारा -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी होगा। और 6th नंबर में कॉट इनवर्स एक्स, ये तुम्हारा एक्स के बराबर होगा। ये कब होगा? जब एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है। ऊपर वाला प्रॉपर्टी पूरा का पूरा प्रिंसिपल रेंज पर फोकस करता है, नीचे वाला प्रॉपर्टी पूरा का पूरा इस पर फोकस करता है, क्या उसको बोलते हैं? डोमेन पर फोकस करता है, ठीक है। इसका भी सवाल बहुत सारा है, सारे सवाल में अगले क्लास में तुम्हें हर टाइप के सवाल पे मैं 5-6 क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद 20 से 25 क्वेश्चन तुम करोगे, ठीक है। मैं ज्यादा सॉल्व नहीं करूंगा, बट तुम्हें करना पड़ेगा वो सारी चीजें। ओके चलो, आवाज जा रहा मेरा? आवाज जा रहा है? बोलो हेलो, आवाज जा रहा है? हेलो, हाँ बोला करो यार। एक ये बहुत जरूरी प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी 3। ये बहुत जरूरी होता है, छोटा सा प्रॉपर्टी है, ज्यादा टेंशन देगा नहीं, एक लॉजिकल चीज है। देखो सबसे जरूरी इसमें क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ -x, ये वाला प्रॉपर्टी बहुत कामदायक प्रॉपर्टी है। कॉस इनवर्स ऑफ -x, tan इनवर्स ऑफ -x, cot inverse of -x, sec inverse of -x, cosec inverse of -x। अब एक बात बताओ, तुम्हें ये प्रॉपर्टी दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, तुम तुरंत खुद ही बता दोगे। एक बात बताओ, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन सा ऐसा दो ट्रिग्नोमेट्री होता था जिस पर एक एक्सेप्शन होता था? बताओ तो, कौन सा ऐसा दो ट्रिग्नोमेट्री होता था जिसपे अगर मैंने एंगल को माइनस रख दिया तो वो एक्सेप्शन होता था? बताओ तो कौन सा? सर कॉस और सेक। कॉस और सेक। यहां पर भी वही बात है, देखो कैसे, साइन इनवर्स ऑफ -x हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स x, बस कोई दिक्कत नहीं। tan इनवर्स ऑफ -x हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स x, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा कॉट वाला रुक जाओ, सेक वाला, हाँ कोसेक इनवर्स ऑफ -x हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, ये लिखा जाएगा कोसेक इनवर्स x। ये 3 में कोई दिक्कत नहीं। कॉस इनवर्स x में थोड़ा सा देखो माइनस को कैसे ट्रीट करते हैं। कॉस इनवर्स x में माइनस को बाहर लाना होता है तो हम पाई माइनस बना के बाहर लाते हैं, ध्यान रखना इस बात का। कॉस इनवर्स x में अगर माइनस को बाहर लाना होता है तो वो क्या देता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स x देता है, यही एक्सेप्शन होता है यहाँ पर। कॉट इनवर्स x में भी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एक्सेप्शन होता है, वो कॉट इनवर्स x के साथ बस होता है। बाकी तुम्हें ध्यान जरूर रहेगा कि क्या एक्सेप्शन होता है। कॉस और सेक वाले में तो एक्सेप्शन होता ही है, ठीक है, और उसमें माइनस को कैसे ट्रीट करोगे? बाहर ये ला करके, ठीक है। जैसे देखो, अगर मैंने तुम्हें एक एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश की, जैसे अगर मैंने तुम्हें बोला कि यार साइन इनवर्स ऑफ -1/2 क्या होगा, तो तुम बोलोगे साइन इनवर्स ऑफ माइनस है ना सर। तो देखिए साइन इनवर्स के केस में तो माइनस बाहर आ जाता है, और ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ 1/2। अब बताओ तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 कौन सा एंगल होगा? 1/2 कितना पर होता है?
1/2 कितना पर होता है? साइन का वैल्यू 30 डिग्री। गाइस इतना स्लो क्यों हो यार तुम लोग, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं है तुम लोगों को? ऐसे कैसे पॉसिबल है? 12th क्लास है यार, तुम्हें याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एकदम अच्छे से। तो यहां से हो गया माइनस ऑफ 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? π/6 हो गया। उसी तरह से अगर मैंने बोला कि साइन इनवर्स ऑफ 1 - 1/√2, तो तुम क्या करोगे सर? माइनस को हम कैसे बाहर लाते हैं? माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, माइनस को ऐसे ही रहने दीजिए। 1/√2 कितना पर होता है? π/4। π/4, माइनस π/4 आ गया उस पूरे का आंसर। लेकिन अगर मैंने बोला cos इनवर्स ऑफ -1/√2, तो थोड़ा सा सावधान हो जाना, क्योंकि cos इनवर्स के केस में माइनस को कैसे ट्रीट करते हैं? पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 1/√2। ये माइनस को जब बाहर निकालेंगे ना, तो ये क्या देता है? पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ माइनस बाहर निकल जाता है, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ माइनस बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल आराम से कर लेंगे। पाई माइनस, इसकी वैल्यू कितनी होगी? π/4। तो पाई माइनस π/4 इज 3π/4 इसका आंसर होगा। ठीक है, cos इनवर्स ऑफ -1/√2 का क्या आंसर होगा? 3π/4, माइनस π/4 नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का कि cos इनवर्स, cot इनवर्स या sec इनवर्स, इन तीनों के केस में माइनस को अगर तुम्हें ट्रीट करना होता है तो तुम पाई माइनस बाहर लाते हो, फिर उधर आराम से काम कर लेते हो। आई बात समझ में? आया बात समझ में? बोलो। प्रॉपर्टी 4, ठीक है, ये देखो, ये सारे प्रॉपर्टीज को मिला करके अगले क्लास में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अगला क्लास जब होगा तो उस टाइम एक बार सारे प्रॉपर्टीज को देख करके बैठना, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रॉपर्टी 4 को बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 4 को बोला जाता है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, मैं सिर्फ आज प्रॉपर्टीज बता दे रहा हूं ताकि मुझे अगले क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कराने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बस ये प्रॉपर्टी तुम दिमाग में रखो, तुम्हारा एक फेज ट्रिग्नोमेट्री का आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और कोई हार्ड नहीं है यार, बहुत आसान है। मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा ना, तुम खुद ही फटाफट कर लोगे क्वेश्चंस को। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी देखो, यहां पर क्या होता है कि साइन इनवर्स ऑफ 1/x जो होता है, अगर हमको इसको कोसेक में लिखना है तो कोसेक इनवर्स ऑफ अंदर वाला चीज पलटता है। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना। जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ना, अगर तुम्हें रेसिप्रोकल वाली चीज को लिखना है तो वो अंदर वाला चीज पलटेगा, ना कि पूरा एंगल पलट जाएगा। नहीं, अंदर वाला चीज पलटता है। देखो 1/x से ये कहां चला गया? x में चला गया। ठीक है, उसी प्रकार अगर cos इनवर्स ऑफ 1/x है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? sec इनवर्स ऑफ x। और उसी प्रकार अगर tan इनवर्स ऑफ 1/x है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको दो चीज लिखा जाता है, एक तो cot इनवर्स x लिखा जाता है। ठीक है भैया, cot इनवर्स x कब लिखा जाता है? जब x मेरा ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन अगर मेरा x लेस देन 0 हो गया तो इसको लिखते हैं -पाई प्लस cot इनवर्स x, -पाई प्लस cot इनवर्स x। ठीक है, ओके, बाकी उतना टेंशन लेने जैसी कोई जरूरत नहीं है, हो जाता है, समझ में आ जाता है। उतना अगर ध्यान नहीं भी दोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, उतना परेशान मत हो। ओके, जैसे मान लो अगर मैंने तुम्हें बोला कि यार तुम ना साइन इनवर्स ऑफ 1/2 को तुम क्या लिख सकते हो कोसेक इनवर्स में? तो तुम बोलोगे सर हम इसको लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स ऑफ 2। अगर मैंने कल को बोला कि साइन, अगर मान लो कल को तुम्हें दिया हुआ है कोसेक इनवर्स ऑफ 1 - x² by 1 + x², तो बेसिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में जब भी कुछ चीजें सॉल्व करनी होती है ना, तो हम लोग हमेशा साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टैन इनवर्स में ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स उतना हमारे लिए फेमिलियर नहीं होता है।
ठीक है। तो कोसेक इनवर्स को हम बदल किस में देंगे, साइन इनवर्स में बदल देंगे। तो जब इसको हम साइन इनवर्स में बदलेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा उल्टा हो जाएगा, अंदर वाला चीज रेसिप्रोकेट कर जाएगा, अंदर वाला चीज रेसिप्रोकेट कर जाएगा। तो 1 + x² डिवाइडेड बाई 1 - x², ये चीज होता है। आया बात समझ में? रेसिप्रोकल वाला समझ में आया? रेसिप्रोकल वाला समझ में आया क्या, बोलो। चलो ठीक है। अब अगले क्लास में, अगला क्लास और उसके बाद वाला क्लास, अभी बहुत सारे क्लास में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही करने हैं, यहां तक की प्रॉपर्टीज। एक होता है आइडेंटिटी, वो मैं अगले क्लास में बता दूंगा, और अगले क्लास में मैं तुम्हें वो वाला ग्राफ भी बता दूंगा जो मैंने बोला ना, वी शेप का ग्राफ बहुत सारा बनता है, वो भी बता दूंगा। तो आज जो भी लेक्चर्स तुम्हारे हुए उसको एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से। हाँ बोलो सर, एक बार प्रॉपर्टी 2 वापस से दिखा दीजिए, उसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ये लो। तो जो भी मैंने तुम्हें पढ़ाया है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस तो मैं तुम्हें अगली क्लास में बहुत सारा करवा ही दूंगा। क्वेश्चन एक बार अगर तुमसे हो गया ना तो फिर तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये तुम्हें अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे इसलिए लग रहा होगा क्योंकि क्वेश्चंस अभी तक तुमने देखा नहीं। क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं, आराम से तुम उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तुम्हें उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारे प्रॉपर्टीज को बस दिमाग में रखो, तुम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए सुरक्षित रहो, घर पे रहो, हंसते रहो और मुस्कुराते रहो। नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय।